कि मोहम्मद यूनुस एक अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो जब उनको चुना भी गया तो उनका चुनना एक राजनीतिक निर्णय था। एक तरह से उन्होंने इसकी ये डर दिखाया है कि मैं इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल और इस स्पेशल वीडियो में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया और उसके बाद से जब सीज फायर हुआ उसे लेकर देश में एक चर्चा ये छिड़ी रही कि ये सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस शर्त पे हुआ, क्या सरकार की कोई मजबूरी थी, अमेरिका का दबाव था, या फिर जितना तय किया गया कि टारगेटेड हमें इतना एक्शन लेना था उतने पर सीमित हो गए। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं और उन देशों के साथ हमारे जो इक्वेशंस हैं, उन सब के लिहाज से भी ये फैसले प्रभावित हुए होंगे। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में इससे पहले शेख हसीना सरकार जिस तरह से ध्वस्त हुई और कट्टरपंथियों का उभार आया, यूनुस उसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, तो उनके आने के बाद से भी परिस्थितियां वहां पर बिगड़ती जी जा रही थी। अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे और ओवरऑल क्या बांग्लादेश की जो अस्थिरता है वो भारत को प्रभावित करेगी, बांग्लादेश की करीबी पाकिस्तान और चीन के साथ कैसे भारत को प्रभावित करेगी, ये सब सवाल थे। और इन सवालों के बीच अब जब बांग्लादेश में सेना प्रमुख ने यह कह दिया है कि साल के आखिर तक चुनाव होने चाहिए और चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, सेना प्रमुख को पूरी सेना की जो बैकिंग है, और इन सब के बीच अगर यूनुस ये कहते हैं, मोहम्मद यूनुस, कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, तो इन सब बातों के मायने भारत के लिहाज से क्या है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त प्रोफेसर एस डी मुनी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। ओवरऑल सर, जो परिस्थिति ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भारत के भीतर है, जिसका मैंने जिक्र भी किया, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि बांग्लादेश में अभी हो क्या रहा है। देखिए, बांग्लादेश में सबसे पहले ये मानना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस एक अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसकी कोई साख पहले से नहीं है। तो जब उनको चुना भी गया तो उनका चुनना एक राजनीतिक निर्णय था। खासतौर से अमेरिकन लोग ये चाहते थे कि मोहम्मद यूनुस को लाया जाए, और ये भी माना जाता है कि जो हसीना के खिलाफ बवाल उठा था उसको भी अमेरिकन लोगों ने बहुत मदद किया था। तो यूनुस जब बने थे तब भी हम लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसा माना था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है और उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है। ऐसा कोई सोशल ग्रुप नहीं है जो मोहम्मद यूनुस के लिए खड़ा हो जाए। और इस हालात में जब उन्होंने वहाँ की देखभाल शुरू करी तो वहाँ के जो फोर्सेस थे, शक्तियां थी, एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स, उनको संभाल पाना कोई आसान काम नहीं था। और अभी तक वो जो सारा काम कर रहे थे, या तो अमेरिकन सलाह से कर रहे थे और या जो उनके रेडिकल स्टूडेंट्स ग्रुप हैं उनके कहने से वो काम कर रहे थे। और यही वजह थी कि न तो माइनॉरिटीज का वायलेंस वो रोक पाए, न उस तरह से जो अस्थिरता थी उसको रोक पाए, न आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा कदम उठाया गया जिससे लगे कि बांग्लादेश अपनी वापस आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। उधर यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने ट्रेड का मामला उठाकर, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार का स्रोत है, गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करना, वो उसके ऊपर दिक्कतें आने लगी। और अब हमने भी उनके ऊपर दिक्कतें लगा दी, व्यापार के तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए, भारत के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की। इस सब को देखते हुए फौज को ये लगा कि अगर आंतरिक स्थिति में अस्थिरता आ रही है तो वो फौज उसको बार बार लोगों के सामने बंदूक लेके खड़ी नहीं हो सकती है, उससे फौज की वहाँ पॉपुलैरिटी भी खत्म होती है। और इसीलिए उन्होंने यूनुस को एक संदेश भेजा कि आप जल्दी से चुनाव कराइए। जल्दी से चुनाव कराने के संदेश के पीछे जो असली मकसद था वो ये था कि आप गवर्नेंस में फेल हो रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने एडवाइजर्स के सामने, यूनुस ने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि मैं व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ
तो फिर मेरे यहाँ रहने से क्या मतलब है, मैं इस्तीफा दूंगा। एक तरह से उन्होंने इसकी ये डर दिखाया है कि मैं इस्तीफा दे के चला जाऊंगा, क्योंकि ये भी उनको पता है या उनका अंदाज ऐसा है कि अगर वो चले गए तो ऐसा शायद दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं उनको मिलेगा हम्म। जो उनकी उनकी जगह पे एकदम से ला दिए। तो इसीलिए एक तरह से उन्होंने डर दिखाया है। और ये बात सर प्रेसिपिटेट। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन आपके पास लेकर आने ही वाली थी कि अगर यूनुस नहीं तो फिर कौन। और आपने उसी पॉइंट को जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये मोहम्मद यूनुस के जहन में भी बात क्लियर है कि अगर इस्तीफे का दबाव दिखाया जाएगा, डर दिखाया जाएगा, तो ऑप्शन क्या है एज ऑफ नाउ देश में। लेकिन जब हम सर ये देखते हैं कि ये राजनीतिक अस्थिरता इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, वो भी तब कि मोहम्मद यूनिस के जो विदेश दौरे हुए, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये थी कि भारत का उनका पहला दौरा हो या भारत के साथ में विजिट हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनको मिलने का अवसर मिले या एक मंच साझा करने का अवसर मिले। भारत की तरफ से एकदम वो उत्सुकता नहीं दिखाई दी। भारत बड़ा सोच समझकर इस पर अपना स्टैंड और अपना समय ले रहा था। लेकिन इस बीच वो चाइना चले गए और चाइना में जो उनकी करीबी दिखाई दी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में, तो फिर भारत में भी उसे लेकर आशंकाएं और सवाल कई थे कि कहीं बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना होने लगे। तो ये एक दो धारी तलवार जैसी स्थिति हो गई थी कि ना आप बहुत ज्यादा गले लगा पाएंगे, ना आप बहुत ज्यादा दूर जाने दे सकते हैं। नहीं, ये भी है। आप एक और मुल्क का नाम आपने अभी छोड़ दिया, और वो है पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। वो यूनुस साहब के बनने के एकदम से बाद में पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जो है, फौज के चीफ हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन सभी ने बांग्लादेश को विजिट किया और बांग्लादेश के हौसले को इस ढंग से बढ़ाने की कोशिश की कि अगर वो भारत के साथ लोहा लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ में हैं। और इसी वजह से वहाँ के राजनीतिक माहौल में वो भारत के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बन गया वहाँ पर। चीन ने ऐसा ओपनली कुछ नहीं कहा, लेकिन बांग्लादेश से ऐसी आवाजें उठने लगी। अब मैं फौज की बात आपसे बता रहा था कि एक बात याद रखिए, आप जो आर्मी के चीफ हैं वहाँ पर, वो हसीना के डिस्टेंस कहिए लेकिन रिलेशन में थे। और उन्होंने जब हसीना को वहां से जाने के तो उनको भी पता था कि हसीना के खिलाफ आंदोलन और अपोजिशन इतना स्ट्रांग हो गया है और उनको गोली मारे बिना, लोगों को खत्म किए बिना काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने हसीना से कहा कि आप चली जाइए, और उनको सुरक्षित उन्होंने वहां से भेज दिया। और ये भी कहा कि हमें डर ये है कि कहीं अगर हम सुरक्षा नहीं दें, आप यहाँ से नहीं जाएंगी, तो आपके ऊपर जैसे मुजीबुर रहमान वगैरह पे खतरा हुआ था, आप पे भी हो सकता है। तो ये उनकी एक पर्सनल सिंपैथी है। और कुछ दिन पहले ही यूनुस की सरकार ने हसीना की पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया, कहा इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इसका कोई आधार नहीं है कि आवामी लीग को उन्होंने टेररिस्ट पार्टी बता दिया। तो हम्म। ये एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस जो उन्होंने ली है, उससे बांग्लादेश में भी एक तरह से बहुत सीरियस पोलराइजेशन हुआ है। और वो पोलराइजेशन ऐसा हुआ है कि एक तरफ तो एक्सट्रीमिज्म है, एक तरफ सेक्युलर और साथ में रहने वाले लोग हैं, जी। और बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो तबका है, ये हसीना के अंडर स्ट्रांग हुआ है। हसीना ने बहुत अनडेमोक्रेटिक काम किए, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि बांग्लादेश को एक सेक्युलर देश की तरह उभरना है, एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट देश नहीं बनना है, ऐसे लोग बहुत वहां पर स्ट्रांग है। और उनका सीधा ओपोजिशन है, और वो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन भी करने लगे यूनुस की सरकार के खिलाफ। तो ये इस हालात में फौज के सामने दुविधा है कि अगर इस सरकार को बचा के रखना है तो उनको बहुत सारे सख्त कदम लेने होंगे। और सरकार डिलीवर नहीं कर रही है, ना पॉलिटिकल फ्रंट पे डिलीवर कर पा रही है, ना इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर करवा रही है। भारत की जो परेशानी है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन से भी हमको परेशानी है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी परेशानी पाकिस्तान से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ हसीना ने भी संबंध अच्छे रखे थे। चीन से बहुत सारी असिस्टेंस भी उन्होंने ली थी। अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में चीन का अभी भी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए चीन का भी ये इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश में सुरक्षा रहे। और हम्म। फौज के ऊपर चीन का काफी प्रभाव है, क्योंकि जो बांग्लादेश की फौज है
उसमें ट्रेनिंग और हथियारों को लेकर चीन ने बहुत मदद की है, कई मायने में भारत से भी ज्यादा मदद की है। तो इसीलिए फौज में भी चीन का प्रभाव है, और चीन भी ये चाहता है कि वहाँ एक स्टेबिलिटी रहे। और आवामी लीग में भी चीन की अपनी साख है, अपनी रिश्तेदारियां बनी हुई है। तो वो नहीं चाहते कि एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में बढ़े। हो सकता है इस वजह से भी, इन सब कारणों को देखकर फौज के, आर्मी के चीफ ने, और कोशिश ये भी हो रही थी, इसकी ज्यादा सूचना हम लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन अफवाह ऐसी भी थी कि फौज में भी रद्दोबदल लाने की कोशिश थी, और शायद आर्मी चीफ को वहां से हटाकर किसी और को लाने की कोशिश की जाए। सबको देखते हुए फौज ने स्टर्न वार्निंग यूनुस को दी है, और यही वजह है कि यूनुस ने अपने इस्तीफे की बात की। सर, एक सवाल थोड़ा सा बांग्लादेश से हटकर मैं भारत की विदेश नीति जिस तरह से इस वक्त आलोचना के दायरे में है उस पर पूछना चाहूंगी। और ये आलोचना घर के भीतर से ही इस वक्त ज्यादा सुनाई दे रही है। घर के भीतर मतलब भारत के भीतर में जो इस वक्त विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेदरलैंड्स के दौरे पर वो थे, तो वहां पर जो मीडिया को विदेशी मीडिया को जो इंटरव्यू उन्होंने दिए होंगे, उस इंटरव्यू के क्लिप्स वायरल हैं जहां पर उनसे ये पूछा गया सवाल कि पहलगाम के जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं जिन्होंने हमला किया, वो कहाँ हैं। उनसे ये सवाल, अमेरिका के रोल पर सवाल पूछे गया। तो वो सारे सवाल जो भारत की राजनीति में इस वक्त हावी हैं, वही सवाल वहां पर एड्रेस किए गए। और ये सवाल और आलोचना की जो टाइमिंग है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ आप युद्ध जैसी परिस्थितियों में चले गए, फिर सीज फायर हुआ, लेकिन जो पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे इक्वेशन इस वक्त हैं वो बहुत अच्छे, या जिनको आप ये कहें कि भरोसे के लायक है, वैसे हालात तो नहीं है। भारत की विदेश नीति सर इस वक्त आपकी नजर में कहां स्टैंड करती है, कितनी चैलेंजिंग? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है मीनाक्षी जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बहुत पहलू हैं जिसमें मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ आपसे। उसके लिए इतना वक्त नहीं है, लेकिन दो तीन बातें बड़ी बड़ी आपको, आपके सामने में रखता हूँ। पहली बात तो जो भारत की ओवरऑल विदेश नीति है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैं मानता हूं कि एक डिप्लोमेटिक डेफिसिट रहा है ऑपरेशन सिंदूर के होते हुए, और यही वजह है कि अमेरिका ने, वेस्ट ने, मुस्लिम कंट्रीज ने, एशिया की कंट्रीज ने, उसमें से कोई भी मुल्क डट के हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के मामले पर। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तीन बड़े आधार हैं। पहला आधार ये था कि जो जो पहलगाम में हुआ वो भारत के ऊपर आक्रमण था, और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा पहलू ये था कि इस टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और तीसरा पहलू ये है कि क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसलिए हम पाकिस्तान को सजा देंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के सामने, इन तीनों में से पहला सवाल तो सबने माना कि आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ और आपको हक है कि आप टेररिज्म से अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन ये किसी ने नहीं माना कि इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के होने के जो सबूत है, जैसे आसिम मुनीर का बयान है, या लश्कर तोयबा है, या द रेजिस्टेंस फोर्स है, इस सब के प्रमाण पुख्ता तरीके से विश्व कम्युनिटी के पास में नहीं है, और हमें उसको जब तक देंगे नहीं तो वो नहीं होगा। देखिए, दूसरी बात ये भी है कि जहां भी झगड़ा होता है, हर मुल्क ये कहता है भाई झगड़ा बंद करो। जहां भी झगड़ा हुआ हमने भी यही कहा। जब इजराइल और हमास का मसला हुआ, हमने कहा शांति करो। यूक्रेन और रूस की बात हुई, हमने रूस और यूक्रेन दोनों से कहा आप शांति करो। तो सभी लोग ये कहते हैं आप शांति करो, झगड़ा मत करो। बेसिक इश्यूज क्या है उसके ऊपर कोई भी देश गहराई से नहीं जाता है। और इस जगह में हमारी डिप्लोमेसी को, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे थे, ये साबित करना चाहिए था, लोगों को कन्विंस करना चाहिए था, और उसी कमी को पूरा करने के लिए अब हमने डेलीगेशंस भेजे हैं। आपके साथ भी पहले बात हुई है इसके ऊपर। तो इस तरह से जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है उसमें कमी रही है, और इसका मैं विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूंगा। आपका कोई विशिष्ट प्रश्न होगा तो उसको मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। भारत के सर बांग्लादेश के साथ जो संबंध अभी नेहरूड में मैं आ रहा हूँ, ये दूसरा पहलू है।
इसलिए मैंने कहा एक तो बड़ी राजनीति विदेश नीति की बात है, एक जो हमने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी ने नेबरहुड फर्स्ट चला रखा है, वो बहुत अच्छी अप्रोच है दिखने में। लेकिन जिस ढंग से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसमें हमने उसके पीछे छुपा हुआ मुद्दा यह है कि नेबरहुड फर्स्ट बट विद इन इंडिया फर्स्ट। तो जो हम चाहते हैं वो पहले होना चाहिए। अब पड़ोसियों को ये बात गवारा नहीं है, वो समझते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और हमारे साथ उनको समझौता ज्यादा करना चाहिए। और यही वजह है कि नेबरहुड फर्स्ट शुरू होते ही सबसे पहले हमारा टकराव पाकिस्तान से हुआ, ट्रेड बंद हुआ, बातचीत बंद हुई। दूसरा टकराव हमारा नेपाल से हुआ, संविधान को लेकर वहां इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया गया, जहां हर नेपाली हमसे परेशान हुआ। तीसरा हमारा जो झगड़ा हुआ वो बांग्लादेश और इसमें मालदीव्स में इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया गया। और जो मालदीव्स की नई सरकार चुन के अभी आई है, वो इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर चुन के आई है। हमने उससे अब समझौता किया है और बातचीत करके उसको ठंडा करने की कोशिश की है। उधर राजापक्षे में ने और उनके बाद में जो सिरिसेना आए थे, उन दोनों राष्ट्रपतियों ने हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि भारत हमको खत्म करने वाला था, रॉ की एजेंसीज हमको मारने वाली थी। तो ये हमारे पड़ोस की दशा है। और म्यांमार पहले से ही उबल रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश था जहां हसीना हमारे साथ में खड़ी थी, लेकिन हसीना ने भी ये कहा कि जब जैसे हमने सीएए पास किया तो उसमें उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन उठाया। और ये जो हमारे यहाँ पोलराइजेशन धर्म के नाम पे चल रहा है, उससे जो हमारे पड़ोसियों में 4 मुस्लिम कंट्रीज है, अगर हम अपने देश में हिंदू मुसलमान करेंगे तो उसका असर इन पे होगा, वो चाहे कहें चाहे नहीं कहें, औपचारिक से कहे या नहीं कहे। तो इस तरह से हमारे नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दिखने में बोलने में बहुत अच्छी है। और हमने बहुत सारे काम भी किए हैं उसमें। हमने असिस्टेंस बढ़ाई है, हमने हमारा जो डिलीवरी डेफिसिट था, हम प्रोजेक्ट्स को टाइम से पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे, उसकी भी कोशिश सुधारी है। लेकिन कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि उससे हमारे बहुत सारे पड़ोसी नाराज रहे हैं। तो नेबरहुड पॉलिसी में, और जहां एक मैंने कहा कि सिर्फ एक हसीना हमारे साथ में थी, उस हसीना को उन्होंने इंटरनली रिप्लेस कर दिया। तो जो हमारा वो जिसका तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। सिर्फ एक एक मुल्क था जिसके ऊपर हमें इतना भरोसा था, उसमें गड़बड़ हो गई। अब हमने सुधारा है, हमने मालदीव से सुधारे हैं रिश्ते, श्रीलंका से हमने सुधारे हैं, नेपाल को हमने शांत करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बात नहीं है। अभी भी वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप हमको नहीं बुला रहे हो। जी। जैसे हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, ओली जी अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमको इंडिया का कोई इनविटेशन वहां से नहीं आया है। और इन सब मुल्कों में चीन का प्रभाव पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ा है। चीन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां की है, चीन का पॉलिटिकल दबदबा वहां पर बढ़ा है, चीन का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर बढ़ा। तो कुल मिलाकर हमारे पड़ोस में स्थिति ऐसी है जहां हमको बहुत चुनौती और संघर्ष करना पड़ा। सर, बड़े डिटेल में आपने ये पूरी पिक्चर क्लियर की। और सही बात है, विदेश नीति जैसा मामला ये ऐसा नहीं है कि जिसको हम सिर्फ 10 से 12 मिनट की बातचीत में समेट पाए, क्योंकि उसके कई पहलू हैं, उसकी कई परतें हैं। लेकिन फिर भी सर, जिस तरह से आपने इस पूरे पिक्चर को हमारे दर्शकों के सामने रखा है, मुझे लगता है काफी हद तक कुछ बिंदु यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत नमस्कार।